काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 9। कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी। इन लोगों को अमल करके फिर दिखाना पड़ेगा। जज्बात की ये बोल उनके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। अमल चाहिए अमल, वरना मैं महमूद को हमेशा रोता रह जाऊंगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है, मुझे महमूद के लिए कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी, हाथ पांव में अकड़न सी पैदा हो गई। रईस खान उस वक्त गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई थी। वो कुछ इस तरह से सो जाता था कि अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काट दिया जाए तो शायद उसे सुबह ही को उसका पता चले। उसकी नींद इतनी ही गहरी थी। आंखों में नमी खुश्क हो गई थी, एक जलन सी पैदा हो गई थी इन आंखों में। दिमाग में भी कुछ से धब्बे ऊपर आए थे जो महसूस हो रहे थे। मैं पूरी संजीदगी से सोच रहा था कि अपने लिए कुछ ना कर सका, लेकिन भाई के लिए जरूर मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। दिमाग उस वक्त अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। चुनाचे साजिशें जन्म पाने लगी और जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मेरे जहन में पूरा प्रोग्राम बन चुका था। उस वक्त मेरे वजूद में एक नया इंसान जाग उठा था और मैं कम से कम उसे भूरिया चरण नहीं कह सकता था। मैं रास्ते मुतय्यन करता रहा, फैसले करता रहा और मैंने अपने वजूद के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। आज मैं एक ज्यादा ज़हीन और खुद मुख्तार इंसान था। किसी किस्म की बेकसी और बेबसी का कोई एहसास मेरे जहन में नहीं था। रात को मामूल के मुताबिक बैरिक में आ गया, खाना वगैरह भी खा लिया था। रईस खान ने तबसरा भी किया था मुझ पर कि कल की निस्बत आज मेरी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कहकहा लगाकर उससे कहा था बीमारी रोज तो नहीं होती। दिन की रोशनी में मैंने महमूद को देखा था और उस बैरिक को भी जिसमें उसे रखा गया था। हर एहसास, हर खतरे से बेनियाज होकर मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। बैरिकों में सन्नाटे फैलते चले गए। संतरी ड्यूटी पर आ गया और जेल की दुनिया खामोश हो गई। हालांकि मैं जानता था कि इस सन्नाटे में हजारों आवाजें पोशीदा हैं। न जाने कितने लोग जाग रहे हैं, न जाने कितने लोग रो रहे होंगे, लेकिन ये रोना बेआवाज होता था। उनके सिर्फ दिल रोते थे। जेल का अंदरूनी हिस्सा तारीक था, लेकिन बाहर रोशनी थी। रात को ड्यूटी वाला संतरी बदस्तूर बैरिक में गश्त करता रहा था और मैं अपने काम के लिए तैयार था। संतरी के कदमों की आवाज मुझे अपनी कोठरी की तरफ आती हुई महसूस हुई तो मैं ड्रामा करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने दांतों से अपनी कलाई काट ली और उससे खून बहने लगा। तभी मैं अपनी जगह से खिसकता हुआ सलाखों वाले दरवाजे के नजदीक लेट गया और मेरे हलक से अजियतनाक कराही निकलने लगी। अलबत्ता मैंने इतना शोर नहीं किया कि दूसरे कैदी भी सुन लें। तदबीर कारगर हुई। संतरी मेरे पास आकर रुक गया। क्या हुआ, क्या बात है? उसने पूछा। किसी जानवर ने काट लिया है, सांप लगता था, इसी सुराख में जा घुसा है। मैंने एक सुराख की तरफ इशारा किया और कलाई उसके सामने कर दी। कलाई से बहते हुए खून और मेरी घुटी घुटी आवाज ने उसके दिल में हमदर्दी जगा दी और उसने जल्दी से चाबी निकाल कर ताला खोल दिया। बस यही गलती की थी उसने, और यहाँ इंसानियत की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है और यही कीमत उसे भी अदा करनी पड़ी। जो ही उसने मेरे जख्म को चेहरे के करीब किया, मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। वो घबरा गया मगर बेकार था। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी और उसे मुंह से आवाज निकालने का मौका भी नहीं दिया। पता नहीं बेचारा मर गया था या सिर्फ बेहोश था। मैंने उसे बेसुध पाकर आहिस्ता से अपनी जगह लिटा दिया और फिर उसके पास मौजूद चाबियों का गुच्छा अपने कब्जे में कर लिया। बाहर निकलकर मैंने ताला बंद किया और आगे बढ़ गया। दूसरा संतरी अपना चक्कर पूरा करके इसी तरफ आ रहा था। मैंने बैरिक के मोड़ पर उसका इस्तकबाल किया। जो ही वो मोड़ घूमा, मेरा ताकतवर घूंसा उसकी नाक पर पड़ा और नाक की चोट बहुत से मसले हल कर देती है। मैंने इससे पूरा फायदा उठाया और उसे गिरने ही ना दिया। वही गुर मैंने उस पर भी आजमाया जिससे मैंने पहले संतरी को संभाला था। जब मुझे उसके बेहिस्सो हरकत हो जाने का यकीन हो गया तो मैंने उसे एक तारीक जगह लिटा दिया। तकदीर शायद इस वक्त मेरी तरफ से बेनियाज थी, क्योंकि मैं अपनी पहली कोशिश में ही कामयाब हो गया था। इसके बाद महमूद की कोठरी तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई। मैं चाबियों के गुच्छे की तमाम चाबियां आजमाने लगा और एक चाबी ने उस कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया।
अंदर 4 कैदी थे, जिनमें एक महमूद था। वो जमीन पर आराम से सो रहा था। मैंने उसे देखा तो दिल में प्यार के बहुत से फूल खिल उठे। लेकिन यह अमल का वक्त था, अभी बहुत मुश्किल मराहिल थे। मैं उसके करीब जा बैठा। फिर मैंने उसके कान के करीब होंठ ले जाकर सरगोशी की। महमूद, जागो, महमूद, महमूद। उसके बदन में हल्की सी जुम्बिश हुई। मैंने फुर्ती से उसका मुंह भींच लिया था। उसने मेरी कलाई पर हाथ डाल दिया। काफी मजबूत गिरफ्त थी, एक मुकम्मल मर्दाना गिरफ्त जो मेरे हाथ को मुंह से हटा सकती थी। मैंने उसके कान के पास जाकर सरगोशी की। मेरे अल्फाज उसकी समात ने महसूस कर लिए थे और उसे बात समझ आ गई, जिसका अंदाजा उसकी गिरफ्त के ढीला पड़ जाने से हुआ था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। फिर मैंने कहा, होशियार हो जाओ महमूद, ये ना सोचो कि मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सब बाद में मालूम हो जाएगा तुम्हें। खुद को संभालो, पूरी तरह होशियार हो जाओ। हमें जेल से फरार होना है। क्या तुम जाग गए हो? उसने गर्दन हिला दी और मैंने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। वो फुर्ती से उठकर बैठ गया। मैंने उसे हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। उसने एक निगाह अपने करीब सोए हुए कैदियों पर डाली और दूसरी खुले दरवाजे पर। फिर वो गर्दन झटकने लगा। आओ, मैंने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो बेआवाज चलता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया। अब वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा था। बाहर उसने कुछ फासले पर पड़े हुए दूसरे संतरी को देखा और तेजी से आगे बढ़कर उसकी राइफल उठा ली और साथ ही कारतूसों की पेटी भी। ये मैंने ना किया था और ना ही इस बारे में सोचा था, मगर इस सिलसिले में महमूद मुझसे आगे नजर आ रहा था। फिर हम दोनों बेआवाज कैदियों की कोठरी के सामने से गुजरते हुए बैरिक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी दूसरी तरफ मौत भी थी और जिंदगी भी। जेल से फरार होना उतना आसान नहीं होता जितना हमने समझा था, लेकिन मेरे लिए न जिंदगी इतनी दिलकश थी और ना ही मौत। ये भी नहीं कहता कि जीना नहीं चाहता था। कौन नहीं जीना चाहता? बस जो बीत रही थी उसने जिंदगी को अजाब बना दिया था। हाँ, अलबत्ता अपने भाई की जिंदगी के बारे में हजार बार मरने के लिए तैयार था। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या था? जो कुछ हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मैं भले जिंदगी से महरूम हो जाऊंगा, मगर मेरा महमूद जिएगा। ये राइफल मुझे दे दो, मैंने सरगोशी की। नहीं भाईजान, इसे अभी मेरे पास रहने दे, उसने फौरन जवाब दिया। उसके अंदाज में बड़ी पुख्तगी थी जिस पर मुझे हैरत हुई थी। बैरिक के बाहर भी खामोशी छाई हुई थी। हम बैरिक की दीवार से लगे आगे बढ़ने लगे। सर्च टावर पर संतरी मुस्तैद थे। सर्च लाइट घूम रही थी। कई बार हम उसकी जद में आते आते बचे। एक जगह दीवार तामीर हो रही थी और मुझे ये बात याद आ गई थी, लिहाजा मैंने उधर ही का रुख किया। मैंने तकदीर ही का सहारा लिया था। अगर महमूद को ना देखता तो शायद फरार का तस्वुर भी ना कर पाता, मगर अब सिर्फ मेरी एक ही आरज़ू थी और वो ये कि महमूद को लेकर जेल से निकल जाऊं। सही मानों में मैंने अब जुर्म किया था, यानी 2 संतरियों को जख्मी करके। और ये जुर्म मैंने अपने भाई की मोहब्बत में किया था, वरना ऐसा कभी ना करता। टूटी हुई दीवार के करीब भी एक संतरी की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वो सो रहा था। हमने उसे देख लिया था, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला करता महमूद ने अमल भी कर डाला। उसने सोते हुए संतरी को दबोच लिया था। कुछ धींगा मुश्ती हुई और फिर खामोशी छा गई। महमूद ने दूसरे संतरी की राइफल मुझे देकर कहा, इसे संभालिए भाईजान। मैंने राइफल पकड़ ली। बस कुछ तकदीर का फैसला था कि हम उस टूटी दीवार के सहारे बाहर निकल आए। हालांकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त हमारी मदद कर रहा था। जेल से बाहर आकर यकीन नहीं आ रहा था। तहद्दे निगाह गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर तक हमें बहुत मोहतात होकर दौड़ना पड़ा और जब जेल के टावर की रोशनी गायब हो गई तो हमने इत्मीनान का सांस लिया और अब आबादी की रोशनी ज़्यादा दूर नहीं थी। महमूद, मैंने महमूद को आवाज़ दी तो वो रुक गया। थक गए भाईजान? बिल्कुल नहीं, मगर शहर में दाखिल होना ख़तरनाक होगा। हमारे जिस्म पर कैदियों का लिबास है। शहर में तो दाखिल होना पड़ेगा, वहीं कुछ बंदोबस्त हो सकता है, महमूद ने कहा और फिर बोला, आइए देखते हैं। मैं आगे बढ़ गया। वो मुझसे कहीं ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा था। राइफल उसने इस तरह संभाली हुई थी जैसे ज़रूरत पड़ने पर उसे बेदरेग इस्तेमाल करेगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक जायज़ा ले रही थी। बिलाखिर हम शहर में दाखिल हो गए और तारीक रास्तों का सहारा लेते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसे रिहायशी इलाका कहा जा सकता था। एक बंगले के सामने महमूद रुक गया। उसने चारों तरफ का जायज़ा लेकर कहा, आप यहाँ रुके भाईजान, होशियार रहिएगा। अव्वल तो मैं किसी हंगामे का मौका नहीं दूंगा, मगर कुछ देर हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना मुनासिब होगा। मगर महमूद, सिर्फ लिबास के हुसूल की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं।
आप फिक्र ना करें। मैं बंगले के सामने एक दरख्त के पास पहुंच गया। तारीकी के बावजूद महमूद की हरकत का जायजा ले सकता था। उसके हर काम में बड़ी महारत का एहसास होता था। इस मुख्तसर वक्त में उसे ये सब कुछ कैसे आ गया? वो बंगले में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गया। मैंने गर्दन उठाकर दरख्त को देखा। उसकी फैली हुई शाखों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वहां से मैं बंगले के अहाते के अंदर देख सकता था। चुनाचे मैं फौरन दरख्त पर चढ़ गया। बंगला अंदर से तारीक था, मुझे कुछ नजर ना आ सका। मैं तारीकी में आंखें फाड़ रहा था कि अचानक मेरे कानों में कुछ मध्यम मध्यम चीखों की आवाजें उभरी और मैंने राइफल संभाल ली, लेकिन चीखें दोबारा ना सुनाई दी। कोई 2 मिनट के बाद बंगले में कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी खिड़की के शीशों से झलकी थी। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। जान आंखों में सिमटी आ रही थी। बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। न जाने अंदर क्या हो रहा है, न जाने महमूद किस हाल में है। वक्त किस तरह गुजरा कोई एहसास ना हो सका। ताहम मुझ पर अब भी लर्जा तारी था। फिर मैंने एक साया बंगले से बरामद होते देखा। कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। वो बाकायदा गेट खोलकर बाहर आया और मैंने उसे पहचान लिया। वो महमूद ही था, मगर शलवार कमीज में मलबूस, और अब उसके हाथ में राइफल के बजाय एक सूटकेस था। बाहर निकलते ही वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मैं फुर्ती से दरख्त से नीचे कूद आया। महमूद ने मुझे देख लिया और तेजी से मेरे करीब आ गया। फिर उसने बगल से एक बंडल निकालकर मुझे देते हुए कहा, भाई दरख्त की आड़ में जाकर ये लिबास तब्दील कर लें, यह आपके बिल्कुल दुरुस्त होगा। और बंगले के मकीन? नहीं, उनका कोई खतरा नहीं है। बातों का वक्त नहीं था। मैंने फौरन लिबास तब्दील कर लिया। इस दौरान महमूद ने सूटकेस से पेशावरी चप्पलें निकाल ली थी। भाई इन्हें पहनकर देखिए, खुदा करे ये आपके पैरों में आ जाएं, बस काम चल जाए, बाद में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने चप्पलें पहनी और वो चप्पलें मुझे बिल्कुल ठीक आ गईं। महमूद ये देखकर हंस पड़ा। यूं लगता है जैसे वहां हमारे 2 भाई और मौजूद हैं और उनके जिस्म और पांव हमारे जैसे ही हैं। तुम्हें चोरी करनी पड़ी है महमूद, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अलबत्ता रकम देते हुए वो कुछ किस्मसाए थे, मगर क्या कर सकता था, इखराजात के लिए रकम तो चाहिए ही थी ना। महमूद ने कहा और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इसके बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल का सफर किया और फिर एक जाने पहचाने स्टेशन पर उतर गए। यहाँ एक होटल में कमरा हासिल किया, गुस्ल किया और फिर खाना खाया। मैं महमूद के तमाम हालात मालूम करने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, महमूद बेटा मुझे अब तमाम वाकयात तो बताओ, क्या गुजरी, हालात कैसे रहे और सब लोग। मैं इससे ज्यादा कुछ ना बोल सका। मेरी आवाज भर्रा गई थी। बताता हूं भाई, जब आप गिरफ्तार हो गए थे हम सब परेशान थे। मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि आपकी जिंदगी बच जाए। अब्बू का फैसला था कि वो आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपने तन के कपड़े तक फरोख्त कर देंगे। पास पड़ोस के लोग हमसे नफरत करने लगे थे। वो हम पर आपका नाम लेकर आवाजें कसते थे, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि कान बंद कर लिए जाएं। हम पर वो वक्त बहुत कठिन था, पर हम उसके टलने का इंतजार कर रहे थे, लिहाजा हम खामोश रहे। और फिर वो मनहूस वक्त आ गया जब महमूद ये कहकर खामोश हो गया। हम मुरझा गए थे भाई, हम जिंदगी से दूर चले गए थे। मैं उन लम्हात के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आपकी जुदाई का वक्त आ गया और जब हम आपकी लाश लेने पहुंचे, मगर हमसे कहा गया कि लाश अभी नहीं दी जा सकती। खासी भागदौड़ की हमने, मगर वहां कुछ अजीब अंदाज था। मामू रियाज ने तो उसी वक्त कहा था कि कुछ हो गया है, कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अम्मी तो सजदे में चली गई थी। रात को 3 बजे तस्दीक हुई। पुलिस ने चारों तरफ से हमारे घर का मुहासरा कर लिया। तब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुए। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बहुत मिन्नत समाजत करने पर एक बड़े अफसर ने बताया कि आपको फांसी नहीं दी जा सकी। ऐन वक्त पर आप किसी तरह वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ये सुनकर हम एक बार फिर जिंदा हो गए थे, मगर अब एक नई मुसीबत का आगाज हो गया था। पुलिस हमारे मिलने जुलने वालों की भी निगरानी करती थी। कोई कहीं जाता उसका पीछा किया जाता। तकरीबन 1 दर्जन छापे पड़े थे हमारे घर पर। आपको शकूर खान याद है? हाँ, वो दुकानदार लतीफ का बेटा। हाँ, मुझे याद है। गुंडा समझता था अपने आप को, अक्सर आवाजें कसता रहता था। उस दिन मामू रियाज बाजार गए थे। उसने मामू रियाज पर आवाज कसी तो वो रुक गए। उन्होंने नरमी से कहा कि भाई किसी पर बुरा वक्त आ जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस पर लतीफ खान ने मामू से न जाने क्या कहा कि वो घर वापस आए और हॉकी लेकर गए और लतीफ खान का सर खोल दिया। मैं मामू के पीछे दौड़ा था। लतीफ खान तो जख्मी हो गया, मगर शकूर ने मामू पर हमला कर दिया। सामने ही सब्जी फरोश खड़ा था। मैंने उसके ठेले से छुरी उठा ली और शकूर के सीने में उतार दी। एक भगदड़ मच गई थी।
मुझे अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल बिगड़ गई है। मैंने उसी वक्त मामू के कान में कहा, मामू मैं डाक बंगले में मिलूंगा, मौका मिले तो मुझे सूरत हाल बताइए। उसके बाद मैं वहां से फरार हो गया। 5 दिन मैं डाक बंगले में छुपा रहा। छठी रात को मामू आ गए। बड़ी एहतियात से आए थे और कुछ खास इंतजाम करके आए थे। शकूर मर गया था और मामू गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद मामू की जमानत हो गई और पुलिस मेरी तलाश में थी। मामू ने मुझसे कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं, पहले नाजिमपुर जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाने का फैसला करेंगे। 1 महीने के बाद मैं नाजिमपुर में शफीक खालू के यहाँ उनसे मिल लूँ और इस वक्त बस से निकल जाऊँ। वो मेरे लिए पैसों वगैरह का इंतजाम करके आए थे। चंद जोड़े कपड़े भी लाए थे। चुनाचे मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और बस में बैठकर वहां से निकल पड़ा। बस फरीदपुर जा रही थी, मगर मैं जैसे ही फरीदपुर उतरा पुलिस मेरे पीछे लग गई। शायद फरीदपुर इत्तला दे दी गई थी और मेरी तस्वीरें भी भेज दी गई थी। पुलिस को चकमा देकर मैं वहां से भागा और रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल में बैठ गया। रेल में मुझे चांद खान मिल गए। कौन चांद खान? कोई शनासा नहीं थे, बस वहीं शनासाई हुई। बहुत अच्छे इंसान थे। पूरा गिरोह था उनका। गिरोह? हाँ, जेब तराशों का गिरोह। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया, मगर मैंने उन्हें एक झूठी कहानी सुना दी। वो मुझे अपने साथ ले गए और अपने अड्डे पर मेरे क़याम का बंदोबस्त कर दिया। इस मोहब्बत से पेश आए वो मेरे साथ कि मैं उनसे झूठ ना बोल सका और मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। वो पुलिस स्टेशन गए, वहां मेरी तस्वीर मौजूद थी। चांद खान ने मुझे वहां से हटाकर एक खुफिया जगह रखा और फिर वो मेरी तरबियत करने लगे। तरबियत? मैंने फिर दरमियान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने मुझे चाकू चलाना सिखाया, जेब तराशी सिखाई, पिस्तौल और राइफल का इस्तेमाल और निशानेबाजी। जिंदगी बचाने के सारे गुर सिखाए उन्होंने मुझे, ताकि कहीं फंस जाऊं तो अपना बचाव कर सकूं। इसी दौरान वो मेरे लिए कुछ और बंदोबस्त भी कर रहे थे। किसी खास जहाज के कप्तान से उनकी दोस्ती थी। वो उसी का इंतजार कर रहे थे और उनका इरादा था कि मुझे जहाज से निकाल दें। सुना है बहरी जहाजों पर खुफिया नौकरियां भी मिल जाती हैं। मुझे चांद खान के साथ कई महीने गुजर गए थे। वादे के मुताबिक मैं नाजिमपुर नहीं जा सकता था। घर वालों का ख्याल बहुत सताता था और बिलाखिर मैंने चांद खान से इजाजत ले ली। कैसी इजाजत? मैंने पूछा। नाजिमपुर जाने की। इससे पहले भी मैंने कई बार उनसे कहा था, मगर उन्होंने कहा था कि हालात साजगार नहीं है, अभी जाना बेहतर नहीं रहेगा। वो लोग अभी नाजिमपुर ना भी गए तो जहां जाएंगे उनके बारे में पता चल जाएगा। चुनाचे मैं जल्दबाजी ना करूं, पुलिस अभी बहुत सरगर्म है। बिलाखिर चांद खान ने मुझे इजाजत दे दी और अपना एक आदमी मेरे साथ कर दिया। हम छुपते छुपाते नाजिमपुर पहुंचे। मैंने शफीक खालू के मकान के दरवाजे में कदम रखा ही था कि शफीक खालू नजर आए। मुझे देखते ही आतिश फिशां की तरह फट पड़े। उन्होंने आओ देखा ना ताओ मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बदमाश, आवारा खूनी, तुझे मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? आपको मालूम है भाईजान, मैंने हमेशा खालू की इज्जत की है। वो मुझसे हमेशा अच्छी तरह पेश आते थे। मैं हैरान रह गया। फौरन निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा, खालू जान बोले। खालू जान, मैं उन लोगों के बारे में मालूम करने आया था। अभी दफा हो जाए यहाँ से, वरना। क्या अम्मी अबू और दूसरे लोग यहाँ आए थे? मैंने खुद पर काबू रखते हुए पूछा। किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तुझे यहाँ से, दफान हो जा। खालू, मुझे सिर्फ उन लोगों के बारे में बता दीजिए, क्या वो यहाँ है? दारुल अमान है ना ये तो, तेरे बाप की जागीर है। कोई नहीं है यहाँ। कहाँ गए हैं वो? कुछ बता कर गए हैं? जहन्नम में गए हैं, चलो निकलो यहाँ से। खालू मुझे धक्के देने लगे। सर घूम गया था भाईजान, लेकिन खुद पर काबू रखा। अंदाजा हो गया था कि इस वक्त खालू जान खालद से भी नहीं मिलने देंगे। चुनाचे मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन उसी रात घर की एक खिड़की से अंदर दाखिल होकर खाला जान के पास पहुंच गया। वो मुझे सीने से लगाकर ज़ारो कतार रोई। खालू उस वक्त दोस्तों में गए हुए थे, तब उन्होंने अपनी बिपता सुनाई। क्या? मैंने बेख्तियार पूछा। खालू जान वैसे ही तंग मिजाज आदमी हैं, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते और फिर अब्बू से उनकी कभी नहीं बनी। वाकयात की कुछ भनक उन्हें भी मिल गई थी, मगर जब ये लोग उनके पास पहुंचे तो वो हमदर्दी से पेश आए। अलबत्ता उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि वो उन्हें पनाह न दे सकेंगे और ये लोग जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस तरह वो खतरे में पड़ सकते हैं। मगर पुलिस ताक में थी। खालू के यहाँ छापा पड़ गया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। 3 दिन तक लॉकअप में रहे। शायद पुलिस ने उनसे भी हमारे बारे में पूछा था। खालू ने 10,000 रुपए देकर जान छुड़ाई और अम्मी वगैरह को घर से निकाल दिया। ये थी खालू शफीक की कहानी। खाला ने कुछ बताया कि अम्मी अब्बू कहाँ गए? मैंने पूछा। खाला को ये पता ही नहीं था और उसके बाद पता करने का मौका भी नहीं मिला। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए
अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।